एनसीईआरटी कक्षा 12 आधुनिक भारत अध्याय 1 18वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत। राजनीतिक स्थिति। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत की राजनीतिक दशा अत्यधिक कमजोर और पतनोन्मुख थी। 1707 में मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का तेजी से पतन होने लगा था। चारों ओर राजनीतिक अराजकता की स्थिति व्याप्त होने लगी थी। मुगल उत्तराधिकारी प्रायः कमजोर, सत्तालोलुप एवं विलासी थे। दिल्ली दरबार ईरानी, तुरानी, भारतीय कई गुटों में बटा था, जो परस्पर ईर्ष्या, द्वेष और राजनीतिक षड्यंत्रों में लगे रहते थे। यहाँ तक कि 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में 1719 में एक ही वर्ष में फर्रुखियर, रफ़ी-उद-दरजात, रफ़ी-उद-दौला और मुहम्मद शाह 4 शासक बदले थे। केंद्र की दुर्बलता का लाभ उठाकर विभिन्न प्रांतों के शासनाधिकारी, सूबेदार, निजाम एक के बाद एक तेजी से स्वतंत्र होते जा रहे थे। उन्होंने केंद्र को कर देना बंद कर दिया। वे राजनीतिक जोड़-तोड़, षड्यंत्रों और ध्वंसात्मक कार्यवाहियों में लगे रहते थे। वे भी प्रायः विलासिता और व्यक्तिगत स्वार्थों में लिप्त रहते थे। उत्तर से दक्षिण तक अनेक नवाबों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर सत्ता और सीमा विस्तार के लिए संघर्ष प्रारंभ कर दिए। उत्तर भारत में अवध, रुहेलखंड और राजस्थान में कई स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हो रहा था। दक्कन में हैदराबाद का निजाम, महाराष्ट्र में मराठे, मैसूर में हैदर अली और कर्नाटक व केरल में स्वतंत्र राज्यों का प्रादुर्भाव हो रहा था। देश में व्याप्त इस राजनीतिक अराजकता, अशांति और अव्यवस्था से भारत के अड़ोस पड़ोस के शासक भी बेखबर न थे। आंतरिक कठिनाइयों और विषमताओं का लाभ उठाकर भारत के उत्तर पश्चिम का शासक भारत की ओर अपनी कुदृष्टि लगाए बैठा था। 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण करके यहाँ भयंकर लूट और नृशंस हत्याकांड किया। 1747 से अहमद शाह अब्दाली के भारत पर निरंतर हमले वो प्रारंभ हो गए। वह प्रायः अचानक हमला करता, लूट मार और हत्याकांड करके वापस चला जाता था। इस समय विभिन्न यूरोपीय शक्तियाँ पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज अपना अपना वर्चस्व और प्रभुत्व स्थापित करने के लिए हाथ पांव मार रही थी। मुख्यतः अंग्रेज और फ्रांसीसी अपने अपने आधिपत्य के लिए परस्पर प्रतिद्वंदिता में लीन थे। यूरोप और भारत में उनका टकराव हो रहा था। ये विदेशी शक्तियाँ भारतीयों को परस्पर लड़ाकर अपने व्यापारिक विस्तार और राजनीतिक प्रभुत्व के लिए आतुर हो रही थी। वस्तुतः प्रशासन, कानून और व्यवस्था नाम मात्र की ही रह गई थी। ब्रिटिश प्रशासक और लेखक सर अल्फ्रेड लॉयल ने 18वीं शताब्दी के मध्यकाल से ही मुगल साम्राज्य का पतन माना है। वे लिखते हैं कि बाहरी विदेशी आक्रमणों के होने से और आंतरिक विद्रोहों से पीड़ित होकर मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया। यह एक धक्के में धराशायी हो गया। अपहरणकर्ताओं, सफल विद्रोहियों और सैनिक महत्वाकांक्षियों द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया। इसका मुख्य दोष अत्यधिक केंद्रीकरण था, जो निरंकुश सरकारों की विशिष्ट कमी है, जो प्रायः नष्ट हो जाता है जब भी व्यक्तिगत शक्ति दुर्बल हाथों में जाती है। अतः 18वीं शताब्दी के मध्यकाल का राजनीतिक दृश्य अत्यंत निराशाजनक और अस्थिर था। राष्ट्रीयता का अभाव था। थोड़ा बहुत चिंतन था भी तो वह प्रांत तक अर्थात बंगालियों, सिखों, मराठों, राजपूतों तक ही सीमित था। राष्ट्रहित की दृष्टि न थी और राजनीतिक जागृति का पूर्ण अभाव था। इस राजनीतिक स्थिति के बारे में प्रसिद्ध इतिहासकार N.S. बोस के शब्दों में कहा जा सकता है कि वस्तुतः 18वीं शताब्दी, मुख्यतः इसका उत्तरार्ध, भारत के लंबे और घटनापूर्ण इतिहास का अंधकारतम युग था। यह काल पतन, विघटन के बादलों से घिरा हुआ युग था, जिसको कष्ट और निष्क्रियता की भावना ने ढक दिया था। सामाजिक और धार्मिक स्थिति। 18वीं शताब्दी में भारत की सामाजिक एवं धार्मिक अवस्था भी अत्यंत शोचनीय और अवनत थी। इस समय जहाँ
यूरोप पुनर्जागरण और ज्ञान बोध के युग से गुजर रहा था, वहाँ भारत में सामाजिक निष्क्रियता और जड़ता का दौर था। प्रेरणा, ज्ञान और साधनों के अभाव में भारतीय समाज का दृष्टिकोण और व्यवहार अत्यधिक संकुचित हो गया था। अंधविश्वासों और अमानवीय रिवाजों ने सर्वत्र जड़ें जमा ली थीं। सामाजिक कठोरता और असंगत सामाजिक प्रथाएं 18वीं सदी के मध्य भारत की विशेषता बन गई थी। ग्रामीण समाज छोटे दायरे में सिमटता हुआ नगरीय समाज से लगभग कट सा गया था। धार्मिक जीवन के अत्यधिक रूढ़िग्रस्त हो जाने से स्थिति और भी विषम हो गई। अनेक सामाजिक कुप्रथाओं को शास्त्रोचित बताकर धार्मिक दृष्टि से मान्य बना दिया गया। उनके न मानने पर भावी असुरक्षा और अपशकुन का भाव दृढ़ कर दिया गया था। अनेक असहिष्णु और असंगत रीति रिवाजों को धार्मिक मान्यता मिलने से उन्हें विधि सम्मत और गौरव की बात माना जाने लगा। वस्तुतः भारतीय समाज अनेक कुरीतियों और कुप्रथाओं का जमावड़ा था और इनकी निरंतर वृद्धि हो रही थी। वर्ण व्यवस्था धार्मिक आडंबरों एवं प्रतिबंधों के फलस्वरूप निरंतर कमजोर होती हुई अपनी चरम सीमा पर पहुंच रही थी। जातियां अनेक उपजातियों में बटी हुई थी, जिनकी संख्या 2000 से अधिक थी। इस काल में कोई प्रगतिशील आंदोलन न होने से इसने भारतीय समाज को अनेक वर्गों में विभक्त कर दिया, जिससे सामाजिक एकता नष्ट हो रही थी। जाति एक अलगाव और विभाजन का महत्वपूर्ण तत्व बन गई थी। व्यक्तिगत योग्यता और क्षमता होते हुए भी किसी एक जाति का व्यक्ति न तो अन्य जाति का व्यवसाय अपना सकता था और न ही ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकता था। उल्लंघन करने पर जाति से बहिष्कार हो जाता था। एक तरह से जाति प्रथा की कठोरता समाज पर हावी हो गई थी। अस्पृश्यता का प्रचलन वर्ण और जाति प्रथा की कठोरता के फलस्वरूप हुआ था। उच्च वर्ण या जाति के लोग स्वयं को पवित्र एवं अपने से निम्न वर्ण या जाति के लोगों को अपवित्र समझकर उन्हें अस्पृश्य मानने लगे थे। इससे निम्न वर्ग में हीन भावना उत्पन्न हुई और उच्च वर्ग या जातियों के प्रति आक्रोश पैदा हुआ। इसके कारण अंग्रेजों के भारत आगमन के बाद ईसाई मिशनरियों ने भारतीय समाज की इस कमजोरी का लाभ उठाया। हिंदू समाज की इस जड़ता के कारण निम्न वर्ग जो है वो पिछड़ गया। 18वीं शताब्दी में भारतीय समाज में स्त्रियों की दशा दयनीय एवं हीन थी। इसका मुख्य कारण धार्मिक और सामाजिक प्रतिबंध थे। इन प्रतिबंधों के चलते इस काल में अनेक अमानवीय एवं असंगत प्रथाएं पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। धार्मिक अंधविश्वासों के कारण अल्प आयु में ही बालिकाओं का विवाह करना धर्म सम्मत माना जाने लगा। इसके परिणाम स्वरूप वे शिक्षा से वंचित, अस्वस्थ और असमय विधवा होने लगी। विधवा विवाह को मान्यता न मिलने के कारण विधवाओं का जीवन बड़ा कठोर और दुर्भर हो गया। सामाजिक एवं मांगलिक कार्यों में उनकी उपस्थिति अशुभ माने जाने लगी। परिवार में उनकी अवहेलना और उपेक्षा की जाने लगी। इसी भांति सती जैसी क्रूर प्रथा स्वेच्छा के स्थान पर बलपूर्वक होने लगी और विधवा होते ही उन्हें सती होने के लिए विवश किया जाने लगा। बहुविवाह के द्वारा पुरुष को एक से अधिक विवाह की छूट थी। यद्यपि यह प्रथा सब जगह प्रचलित नहीं थी, महिला पुरुष की व्यक्तिगत संपत्ति और विलास की सामग्री समझी जाने लगी। इस कुप्रथा के कारण अनेक बेमेल विवाह होने लगे, जिससे स्त्रियों का जीवन अत्यंत दयनीय हो गया। मध्य युग से प्रचलित पर्दा प्रथा भी उत्तर भारत में बहुतायत में थी। यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषक परिवारों और नगरों में श्रमिकों की स्त्रियों में व दक्षिण भारत में यह प्रभावी नहीं थी, तथापि उच्च वर्गीय हिंदू या मुसलमानों में इसे प्रतिष्ठा का सूचक माना जाने लगा था। हिंदुओं की अनेक जातियों में कन्याओं के जन्म को दुर्भाग्यपूर्ण माना जाने लगा। अतः कन्यावध जैसी अमानवीय एवं क्रूर प्रथाएं भी प्रचलित हुईं। मद्रास और उड़ीसा में देवदासी प्रथा प्रचलित थी। माता पिता अपनी मनौतियों के आधार पर कन्या को मंदिर को सौंप देते थे, जो बड़ी होने पर मंदिर के समारोहों के अवसर पर नृत्य और गायन का प्रदर्शन करती थी। देवदासी किसी से विवाह नहीं कर सकती थी, अतः उसका बाद का
जीवन कष्टमय हो जाता था। 18वीं शताब्दी में स्त्रियों की हीन दशा का कारण केवल धार्मिक और सामाजिक ही नहीं अपितु शिक्षा सुविधाओं का अभाव व आर्थिक निर्भरता भी था। पर्दा प्रथा की कठोरता के कारण वे प्रायः शिक्षा से वंचित रहती थीं। हिंदुओं के मंदिरों में व मुसलमानों के मस्जिद में प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंध होते थे। पाठ्यक्रम भी रूढ़िवादी था, जिनमें धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन और गृहस्थ जीवन की व्यावहारिकता के अलावा अन्य कोई पाठ्य सामग्री न थी। इसी प्रकार आर्थिक क्षेत्र में स्त्रियां प्रायः पुरुषों पर निर्भर रहती थीं। उन्हें धन संपत्ति पर स्वामित्व का अधिकार न था। अतः अज्ञान, अशिक्षा, आर्थिक दुर्दशा ने 18वीं शताब्दी की स्त्रियों को अंधकार और अस्थिरता के भंवर में फंसा दिया था। परंतु इस प्रसंग में दो बातें ध्यान रखने योग्य हैं। प्रथम, अनेक यूरोपीय ईसाई मिशनरियों और लेखकों ने इस सामाजिक दशा हेतु भारतीयों को दोषी सिद्ध करने के लिए उनके सभी रीति रिवाजों और व्यवहारों की अनुचित एवं असंतुलित आलोचना की है। इनमें मैकाले, जेम्स मिल, किपलिंग और बाद में कैथरीन मेयो आते हैं। वस्तुतः उनका चिंतन एकाकी एवं अधूरा था, जिसके अनुसार वे भारतीयों को सभ्य बनाने आए थे। परंतु यदि तत्कालीन यूरोपीय समाज का अध्ययन करें तो पता चलता है कि यूरोप में भी महिलाओं की दशा अच्छी नहीं थी। मैकॉले ने भी महिलाओं में व्याप्त अज्ञान और अशिक्षा को स्वीकार किया है। दूसरे, इतनी दुरावस्था होते हुए भी भारत परंपरागत सामाजिक नैतिकता से वंचित नहीं था। भारतीयों का चरित्र एवं नैतिकता तत्कालीन यूरोपीय समाज से श्रेष्ठ था। प्रसिद्ध इतिहासकारों पी.एन. चोपड़ा, बी.एन. पुरी एवं एम.एन. दास के इस निष्कर्ष में पर्याप्त सच्चाई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धार्मिक अंधविश्वासों और अज्ञानतापूर्ण जीवन पद्धति ने 18वीं शताब्दी के भारत के इतिहास को एक अंधकारमय युग बना दिया था। फिर भी समाज उच्च कोटि की सामाजिक नैतिकता और सदाचार से विहीन नहीं था। लोगों की मानसिक चेतना या ज्ञान बोध का स्तर चाहे जो भी हो, किंतु सभी वर्गों के लोग परंपरागत नैतिकता के स्तरों में बराबरी बनाए हुए थे। आर्थिक स्थिति, देश की राजनीतिक दुरावस्था, समाज की पतोन्मुख स्थिति के साथ आर्थिक व्यवस्था भी तहस नहस हो रही थी। अलग अलग प्रदेशों में, राज्यों में कर प्रणाली में एकरूपता न थी। कर प्रायः अत्यधिक थे व क्रूर तरीकों से वसूले जाते थे। कृषकों का जीवन प्रायः दुर्भर था। प्राकृतिक प्रकोप और अकाल के समय उन्हें यथोचित सहायता नहीं मिलती थी। ग्रामीण समुदायों की अवस्था निरंतर खराब होती जा रही थी। वे तब स्वावलंबी एवं स्वतंत्र न थे। बाहरी हस्तक्षेप बढ़ने लगे थे। परंपरागत हस्तकला उद्योग नष्ट हो रहे थे। अंग्रेजों ने तरह तरह की व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की और आंतरिक असुरक्षा, स्वार्थ भावना और परस्पर स्पर्धाओं ने देश की आर्थिक समृद्धि को नष्ट कर दिया। भारतीय जुलाहों, कारीगरों, कृषकों, मजदूरों की हालत निराशाजनक और दयनीय हो गई थी। विदेशी कंपनियां अनेक वस्तुओं पर 100 गुना से 200 गुना तक लाभ कमा रही थी। देश आर्थिक लुटेरों का स्वप्न लोक सा बन गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने एकाधिकार को बनाए रखने के लिए ब्रिटेन के शासनाधिकारियों, यहाँ तक कि संसद के सदस्यों तक को रिश्वत, घूस और बिना कर के धन के रूप में भारी रकम देती थी। प्रसिद्ध ब्रिटिश सांसद एडमंड बर्क ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को विश्व के तब तक के सबसे अत्यधिक भ्रष्ट और निरंकुश शासनों में से एक माना है। अतः सामान्य व्यक्ति का जीवन दुर्भर हो गया था। मुगल साम्राज्य का पतन, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुगल सम्राट औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का पतन एवं विघटन तीव्र गति से प्रारंभ हो गया। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 तक के काल में मुगल साम्राज्य की सीमा सिमटकर आलम से पालम तक कही जाने लगी थी, अर्थात दिल्ली के लाल किले से दिल्ली के निकट पालम गांव तक। नाम मात्र के लिए मुगल साम्राज्य 1857 तक चलता रहा। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर भी अधिकार जमा लिया। भारत शीघ्र ही अनेक आंतरिक और बाहरी शक्तियों के प्रतिरोध का शिकार हो गया। मुगल काल में वैसे तो गुटबाजी प्रारंभ से ही रही, परंतु औरंगजेब की मृत्यु के बाद यह खुलकर सामने आई। इसका मुख्य कारण अयोग्य, विलासी और कमजोर मुगल उत्तराधिकारियों का होना था।
अब राज दरबार में शक्तिशाली मनसबदार अपनी इच्छा के शासक बनाने के लिए लालायित रहने लगे और राजकुमारों को कठपुतलियों की भांति नचाने का प्रयास करने लगे। मुगल दरबार में बहुत से दल थे। मुगल दरबार में तुरानी, ईरानी, अफगानी और हिंदुस्तानी प्रमुख दल थे। इनमें पहले 3 मध्य एशिया, ईरान और अफगान सैनिकों से संबंधित थे, जिन्होंने कभी न कभी मुगल शासक को मजबूत बनाने में सहायता की थी। तुरानी सुन्नी थे और मुगल शासकों के मूल स्थान से आए थे, अतः शासकों के प्रिय थे। ईरानी शिया थे। इनकी संख्या यद्यपि अधिक न थी, परंतु योग्यता और संस्कृति के कारण उच्च स्थानों पर थे। इसके अतिरिक्त हिंदुस्तानी थे, जो भारत में बहुत पहले बस गए थे या हिंदुओं से मुसलमान बन गए थे। हिंदुस्तान में उत्पन्न मुसलमानों में सैयद बंधु भी थे, जिनके साथ अनेक राजपूत, जाट और जमींदार भी थे। तुरानी और ईरानी परस्पर लड़ते रहते थे, परंतु प्रायः वे दोनों ही हिंदुस्तानी गुट के विरुद्ध रहते थे। सभी दलों की मूल प्रेरणा स्वार्थ भावना थी। उनका धर्म और जाति से संबंध न था। वे प्रायः मुगल सम्राटों और देश हित का ध्यान नहीं रखते थे। जहांदार वस्तुतः ईरानी दल के नेता जुल्फिकार खां के प्रभाव से सम्राट बना था। इसी भांति फर्रुखसियर सैयद बंधुओं की सहायता से शासक बना और उनके ही षड्यंत्रों से हटा भी दिया गया। इसी तरह सैयद बंधुओं के द्वारा 1719 में ही क्रमशः रफ़ी-उद-दौला और मुहम्मद शाह शासक बने। सैयद बंधुओं के बढ़ते प्रभाव से तुरानी और ईरानी दलों के सरदार प्रायः कुपित रहते थे, जिसके परिणाम स्वरूप षड्यंत्रों द्वारा उन्हें बाद में मार दिया गया। मुगल शासकों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध एक परंपरा बन गई थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके तीनों पुत्र मुहम्मद, मोहम्मद आजिम और काम बख्श में गद्दी के लिए संघर्ष हुआ। इस समय औरंगजेब का प्रिय पुत्र काम बख्श बीजापुर में था, जिसने दिन बना मजहब का रक्षक की उपाधि धारण की और अपने समर्थकों को पद और उपाधियां दी। मुअज्जम काबुल में था, जो आगरा के शाही खजाने पर अधिकार करने के लिए बढ़ा, और आजिम दक्कन से चलकर ग्वालियर और वहां से धौलपुर पहुंचा था, ताकि मुअज्जम से टक्कर ले सके। 18 जून 1707 को जांजौ, आमरा व धौलपुर के बीच के संघर्ष में आजिम पराजित हुआ। मुअज्जम ने बहादुर शाह प्रथम के रूप में अपने को बादशाह घोषित किया। उसने हैदराबाद के निकट काम बख्श को 13 जनवरी 1709 में पराजित किया। अपने शासनकाल 1707 से 1712 में बहादुर शाह प्रथम का संघर्ष सिखों, जाटों, मराठों और राजपूतों से हुआ। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात पंजाब में बंदा बहादुर के नेतृत्व में संघर्ष हुआ। उसने सरहिंद के गवर्नर वजीर खां को मार दिया व सतलज और यमुना के बीच के क्षेत्रों पर सिख आधिपत्य स्थापित किया। दिसंबर 1710 में लौहगढ़ पर बहादुर शाह प्रथम ने कब्जा किया, परंतु सिखों का संघर्ष चलता रहा और उन्होंने पुनः 1712 में लौहगढ़ वापस ले लिया। बहादुर शाह प्रथम का आगरा के निकट जाटों से संघर्ष हुआ। जाटों के विरुद्ध मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर के शासकों ने एक गुट बनाया, पर सफलता न मिली। बाद में राजपूतों से बहादुर शाह प्रथम का तालमेल हो गया। इस समय मराठों में पुनः शक्ति संचय के प्रयास चल रहे थे। बहादुर शाह प्रथम ने संभाजी के पुत्र साहू को मुगलों की कैद में था जेल से मुक्त कर दिया, परंतु उसने साहू को विधिवत उत्तराधिकारी नहीं माना। राजा राम की पत्नी ताराबाई ने मराठों में उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर विवाद कर दिया, अतः इससे महाराष्ट्र में अशांति हो गई। बहादुर शाह प्रथम की शासकीय दक्षता में कमी और राजकोष की रिक्तता के कारण साम्राज्य की दशा दयनीय हो गई थी, अतः उसके ही शासनकाल में उसे शाहे बेखबर के नाम से पुकारा जाने लगा था। 27 फरवरी 1712 को उसकी मृत्यु हो गई। जहांदार शाह ने अपने अल्प शासनकाल मार्च 1712 से फरवरी 1713 में शासन को सुचारू रूप से चलाने के प्रयास किए। उसने जजिया कर हटा दिया। उसने आमेर के जयसिंह को मिर्जा राजा सवाई जयसिंह की पदवी दी और उसे मालवा का सूबेदार बनाया।
मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की पदवी दी गई और गुजरात का सूबेदार बनाया गया। इतना ही नहीं, जाट नेता चुरामन और छत्रसाल बुंदेला से भी उसने मैत्री की। साहू से भी संबंध ठीक करने चाहे और कुछ शर्तों पर दक्कन के चौथ व सरदेशमुखी के अधिकार दिए, परंतु सिखों के प्रति दमनकारी नीति चलती रही। उसने जागीरदारों की बढ़ती हुई शक्ति को भी नियंत्रित करना चाहा। इससे मनसबदार वजीर के विरुद्ध हो गए और वे सम्राट के कान भरने लगे। परिणाम स्वरूप सम्राट भी चापलूसों के साथ मिल गया और वजीर को हटा दिया। शीघ्र ही जहांदार के भतीजे फरुखसियर ने सैयद बंधुओं की हत्या की मदद से जहांदार शाह की हत्या करवा दी और स्वयं शासक बन गया। फरुखसियर के शासनकाल 1713 से 1719 में सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां का राजनीतिक दबदबा रहा। वे साम्राज्य निर्माता के रूप में जाने गए। वस्तुतः फरुखसियर के पिता अजीम उस शान के प्रभाव से ही वे दोनों क्रमशः इलाहाबाद और बिहार के नायब सूबेदार बने थे। फरुखसियर की माता के कहने पर ही उन्होंने फरुखसियर के लिए कार्य किए, अतः उन्हें पुरस्कृत किया गया और अब्दुल्ला खां को वजीर और हुसैन अली खां को मीर बख्शी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया। सैयद बंधुओं ने शासन को मजबूत करने की कोशिश की। उनका संघर्ष राजपूतों, सिखों और जाटों से हुआ, किंतु राजपूतों की शक्ति का दमन न हुआ। हुसैन अली खां ने मारवाड़ के अजीत सिंह के खिलाफ युद्ध किया और उसे संधि के लिए मजबूर किया। बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों का प्रभाव बढ़ रहा था। उन्होंने गुरदासपुर के किले में अपनी सुरक्षा कर ली। दिसंबर 1715 में एक भारी संघर्ष के बाद मुगलों ने किले पर विजय प्राप्त की। इस विजय का चहुमुखी प्रभाव कायम करने के लिए बंदा बहादुर और उसके सैकड़ों समर्थकों को लोहे के पिंजरे में कैद कर दिल्ली में घुमाया गया और बाद में मार दिया गया। चूरामन अब मुगलों के विरुद्ध हो गया था। उसके विद्रोह को दबाने के लिए सवाई राजा जय सिंह को भी भेजा गया, परंतु 1718 में दोनों में संधि हो गई। फरुखसियर अयोग्य, कायर और विश्वासघाती शासक था। उसने सैयद बंधुओं के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए उन्हें ही रास्ते से हटाना चाहा, पर सैयद बंधु और धृढ़ता में कम न थे, अतः उन्होंने फरुखसियर को ही अपमानजनक ढंग से मार दिया। फरुखसियर के पश्चात सैयद बंधुओं ने 2 राजकुमारों को गद्दी पर बैठाया। ये 2 राजकुमार थे रफ़ी-उद-दरजात और रफ़ी-उद-दौला। इनका शासनकाल बड़ा अल्पकालीन रहा और दोनों की तपेदिक से मृत्यु हो गई। सैयद बंधुओं ने अब मोहम्मद शाह को शासक बनाया, जिसने 1719 से 1748 तक शासन किया। मोहम्मद शाह को सैयद बंधुओं ने शासक बनाया, परंतु सैयद बंधु विरोधी गुट के तुरानी अमीरों के गुट ने उनको ही मारने का षड्यंत्र किया। अक्टूबर 1720 में हुसैन अली खां का वध कर दिया गया और बड़े भाई अब्दुल्ला खां को नवंबर 1720 में बंदी बना लिया। 1722 में कारागार में ही उसको जहर देकर मार दिया गया। मोहम्मद शाह भी एक अयोग्य, कायर और विलासी शासक था। उसे इतिहास में मोहम्मद शाह रंगीले के नाम से जाना जाता है। उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य का पतन तेजी से हुआ। एक एक करके भारत के विभिन्न प्रदेशों में अर्ध स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। दक्कन में निजाम उल मुल्क, अवध में सादत खां, बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्रांतों में मुर्शिद कुली खां ने ऐसे राज्यों की स्थापना की। पेशवाओं के नेतृत्व में मराठों का विस्तार हुआ। इतना ही नहीं, ईरान के सम्राट नादिर शाह ने 1739 में मुगलों की राजधानी दिल्ली पर आक्रमण कर भयंकर लूटमार और हत्याकांड किया। मोहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अहमद शाह शासक बना। वह लगभग 6 वर्ष 1748 से 1754 तक शासक रहा। उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य आंतरिक और बाहरी दोनों दृष्टियों से कमजोर हो गया था। वह शासन के सर्वथा अयोग्य था और सर्वदा विलासिता में लिप्त और चापलूसों से घिरा रहता था। अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त होने से शाही कोष रिक्त हो गया और सेना में शिथिलता आ गई थी। जमींदारों ने विद्रोह, दंगे और लूटमार प्रारंभ कर दिए थे। मुगल दरबार में तुरानी और ईरानी गुटों में संघर्ष बढ़ गया। ईरानी गुट का नेतृत्व सफदरजंग कर रहा था, जबकि तुरानी गुट का नेता इंतजियामुद्दीन था।
अहमद शाह के काल में अहमद शाह अब्दाली के अनेक आक्रमण हुए जिसने दिल्ली साम्राज्य को अत्यंत कमज़ोर कर दिया। 1754 में उससे उसके ही वज़ीर इमाद उल मुल्क ने गद्दी से हटाकर अंधा करवाकर मार दिया था। अब जहांदार शाह के एक प्रपौत्र अजीजुद्दीन को आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 के नाम से शासक बनाया गया। इसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य की हालत पहले से भी बदतर हो गई। अब्दाली का आक्रमण क्रम बढ़ गया और उसने पंजाब में अपना प्रभुत्व कायम कर लिया। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 और उसके उत्तराधिकारी केवल नाम मात्र के मुगल सम्राट रह गए थे। उसके बाद अकबर शाह 1806 से 1837 और बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 शासक हुए। शाह आलम द्वितीय के काल में ही पानीपत की निर्णायक लड़ाई लड़ी गई। 1803 में दिल्ली अंग्रेजों के अधिकार में चली गई। संक्षेप में उपरोक्त राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक विरोध व बाहरी आक्रमणों की आशंका के साये में चारों ओर सत्ता हथियाने के प्रयत्न हो रहे थे। प्रायः सभी प्रांतीय शासनाधिकारी मुगल साम्राज्य के केंद्रीय शासन की दुर्बलता का लाभ उठाकर जहां राज दरबार में अपने अपने हितैषियों की खोज कर रहे थे, वहीं वे अपनी अपनी सत्ता के लिए आतुर थे। दिल्ली दरबार राजनीति का अखाड़ा बन गया और 1707 से 1759 तक एक एक करके 8 शासक बदल चुके थे। यह राजनीतिक उथल पुथल, युद्ध प्रतियुद्ध और क्षणिक संधियों एवं समझौतों का काल रहा। निश्चित रूप से कौन शत्रु और कौन मित्र है इसकी पहचान कठिन थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भी अब चुपचाप नहीं बैठी थी। वह अपनी शक्ति का विस्तार कर रही थी और प्रांतीय तथा स्थानीय शासक उसकी बढ़ती शक्ति से अवगत थे। साथ ही भारत में इस समय मराठा शक्ति का तेजी से विकास हो रहा था और वे एक अस्थायी शक्ति के रूप में स्थापित होने के लिए प्रयासरत थे तथा मुगलों का स्थान लेने का स्वप्न देख रहे थे। पेशवाओं के अधीन मराठों का विस्तार। सत्ता संघर्ष में मराठे प्रमुख दावेदारों में थे। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति की स्थिति से पूर्व उनका पहले का स्वरूप जानना आवश्यक है। औरंगजेब के देहांत के पश्चात शिवाजी के प्रपौत्र साहू को मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम ने कारागार से मुक्त कर दिया था। उसने सतारा को अपने राज्य का केंद्र बनाया। राजा राम की पत्नी ताराबाई ने कोल्हापुर में अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को एक प्रतिद्वंदी शासक के रूप में बैठा दिया था। अतः साहू जी व ताराबाई के बीच गृह युद्ध हुआ जो 1714 तक चला, जिसने मराठा राज्य में दरार पैदा की। साहू 18 वर्षों 1789 से 1707 तक मुगल जेल में रहा था। उसे शासन प्रबंध की व्यवस्था का समुचित ज्ञान न था, अतः शासन प्रबंध की देखभाल पेशवा को सौंप दी गई थी। मराठा राज्य और प्रभुत्व के विस्तार में पेशवाओं का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720, बाजीराव प्रथम 1720 से 1740, बालाजी बाजीराव 1740 से 1761, माधवराव प्रथम 1761 से 1772, नारायण राव 1772 से 1773, माधवराव द्वितीय 1773 से 1796 और बाजीराव द्वितीय 1796 से 1818 क्रमशः पेशवा हुए। पहले पेशवा के साथ ही यह पद वंशानुगत हो गया था। इस कड़ी में बालाजी विश्वनाथ पहला पेशवा हुआ। उसने पूना को केंद्र बनाकर मराठा शक्ति का विस्तार किया। बालाजी विश्वनाथ एक मामूली राजस्व अधिकारी के पद से उन्नति करते करते पेशवा बने थे। उन्होंने न केवल अपने प्रतिद्वंदी को एक एक करके अपनी ओर मिलाया, बल्कि मुगलों के परस्पर वैमनस्य और विवादों का भी लाभ उठाया। दक्कन के 6 सूबों खानदेश, बरार, विदर, बीजापुर, गोलकुंडा और औरंगाबाद में चौथ व सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार प्राप्त किया। उसने सैयद बंधुओं को हटाने में सहयोग दिया था। इस प्रकार बालाजी विश्वनाथ ने अपनी योग्यता, दूरदर्शिता और कूटनीतिता से शिवाजी के बाद मराठा राज्य को पुनः दृढ़ बनाया और उसे नवचेतना प्रदान की। 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बना। इस समय उसकी आयु केवल 20 वर्ष की थी। मराठा राज्य का विस्तार हुआ। उसने उत्तर में 1728 में मालवा और 1731 में गुजरात प्रदेश को जीता। बुंदेलखंड के भूभाग पर भी अधिकार किया और दक्कन में हैदराबाद से भी टक्कर ली। पालखेड़ के युद्ध में निजाम को हराकर दक्कन से चौथ व सरदेश मुखी के अधिकार प्राप्त किए।
1733 में जंजीरा के सीदियों के विरुद्ध अभियान किया और उन्हें खदेड़ दिया। पुर्तगालियों को भी पराजित कर सालसट और बसीन के प्रदेश प्राप्त किए। बाजीराव प्रथम के मुख्य संघर्ष में उसका दिल्ली अभियान था। 1737 में उसने दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली सीमा के निकट मेहरौली में अपने खेमे गाड़ दिए, लेकिन वहां केवल लूटमार की। मुगल शासक ने निजाम को मदद के लिए बुलाया, लेकिन भोपाल के निकट निजाम की भी पराजय हुई और बालाजी प्रथम को मालवा, नर्मदा, चंबल का प्रदेश मिला। साथ ही युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में मराठों ने भारी धनराशि प्राप्त की। बाजीराव प्रथम के काल से ही दिल्ली में मराठों का प्रभाव और शक्ति का दबदबा शुरू हुआ। इन विजयों के अतिरिक्त बाजीराव प्रथम का एक प्रमुख कार्य मराठा संघ की स्थापना करना था। उसने अपने नेतृत्व में मराठा शक्ति को जोड़ने का अद्भुत प्रयास किया। उसने नागपुर के रघुजी भोसले, इंदौर के मल्हार राव होलकर, बड़ौदा के पिल्लाजी गायकवाड़ और ग्वालियर के राणोजी सिंधिया को मिलाकर मराठा संघ बनाया। 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। निश्चय ही बाजीराव प्रथम एक महान विजेता था, जिसने मराठा शक्ति को भारत की अग्रिम पंक्ति पर लाकर खड़ा कर दिया। तीसरा पेशवा बालाजी बाजीराव 1740 से 1761। इस समय उसकी आयु केवल 18 वर्ष की थी। 1748 में साहू की मृत्यु के बाद उसकी शक्ति बढ़ गई। अब वह वास्तविक रूप से पेशवा और शासक दोनों था। उसने अपने पिता की भांति वह भी एक महान सेना नायक और विजेता था। उसने भी उत्तर और दक्षिण में कई सैनिक अभियान किए। मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड पर उसका प्रभुत्व बना रहा। उसने कई राजपूत शासकों से कर वसूल किया। मराठा सरदार रघुजी भोसले ने बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां पर आक्रमण किया और उसे उड़ीसा का प्रदेश देने को मजबूर किया। उसने बंगाल, बिहार से कर और चौथ प्राप्त की। उसने 1757 में दिल्ली पर भी अपना आधिपत्य स्थापित किया। अगले वर्ष सरहिंद और लाहौर में भी अपना प्रभाव कायम किया। पंजाब के शासक अहमद शाह के पुत्र तैमूर शाह को भगा दिया। मराठों ने अटक पर विजय प्राप्त की। दक्कन में 1760 में उसने हैदराबाद के निजाम को हराया और बीजापुर व औरंगाबाद के समस्त प्रदेश और बीदर का कुछ भाग, दौलताबाद का किला और कई अन्य किले प्राप्त किए। यहाँ से उसे भारी कर प्राप्त हुआ, परंतु उसका निर्णायक युद्ध 1761 में अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के साथ पानीपत के मैदान में हुआ। वास्तव में यह युद्ध न केवल मराठों के लिए अपितु संपूर्ण भारत के लिए महत्वपूर्ण था। इसमें पेशवा की पराजय हुई। इसका विस्तृत वर्णन हम आगे पढ़ेंगे। इस पराजय से पेशवा शक्ति को बड़ा धक्का लगा। क्षेत्रीय अर्ध स्वतंत्र सूबों का प्रादुर्भाव। अवध। मुगल साम्राज्य के तेजी से विघटन से भारत के विभिन्न प्रदेशों में अर्ध स्वतंत्र सूबों का प्रादुर्भाव हुआ। अवध में सआदत खान ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उसका असली नाम मीर मुहम्मद अमीन था। वह शिया था। प्रारंभ में वह बयाना का फौजदार नियुक्त हुआ। वह दिल्ली दरबार में ईरानी गुट में शामिल हो गया। सैयद बंधुओं के प्रभाव को नष्ट करने में उसने सहायता की। अतः मुगल सम्राट मुहम्मद शाह 1719 से 48 ने उसे प्रारंभ में 5000 जात और 3000 सवार का मनसबदार बनाया। बाद में उसे 7000 का मनसब और बुरहान उल मुल्क की उपाधि भी दी। साथ ही उसे आगरा 1722 में का सूबेदार बना दिया, जहां से उसे 2 वर्ष बाद स्थानांतरित कर अवध भेज दिया गया। सआदत खान ने अवध में शांति और कानून व्यवस्था कायम की। विद्रोही जमींदारों का अंत किया। किसानों की दशा सुधारी और योग्यता के आधार पर नियुक्तियां की। सैनिक सुधार किए। इसी बीच 1739 में मोहम्मद शाह ने उसे नादिर शाह के विरुद्ध लड़ने के लिए दिल्ली बुलाया, पर वह नादिर शाह द्वारा बंदी बना लिया गया। अब उसने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए भी उकसाया। उसे इसमें एक भारी धनराशि की आशा थी। 1739 में अपनी मृत्यु से पूर्व सआदत खान ने अवध को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। सआदत खान की मृत्यु के पश्चात उसका भतीजा सफदरजंग अवध का शासक बना। मुगल सम्राट अहमद शाह 1748 से 54 ने उसे अपना वजीर नियुक्त किया।
जो अर्ध स्वतंत्र सूबे थे उनका 1750 तक जो अर्ध स्वतंत्र सूबे थे उनका यहाँ पे मैप में उन्हें दर्शाया गया है। इसमें है ये निज़ाम के अधिकार के क्षेत्र मैसूर, रुहेलखंड, अवध, बंगाल, सिंधिया, राजपूताना, मराठा, त्रावणकोर, मुगल सम्राट अहमद शाह ने सफदरजंग को अपना वजीर नियुक्त किया। उसे इलाहाबाद का इलाका भी दे दिया गया। अब वह नवाब वजीर अवध बन गया। शीघ्र ही वह दिल्ली दरबार की गुटबंदी का शिकार हुआ। सफदरजंग ने अवध में शांति और कानून व्यवस्था की ओर ध्यान दिया, आंतरिक विरोधों को दबाया। उसने मराठों और जाटों से सहयोग प्राप्त किया और बंगस, अफगानों और रुहेलों के खिलाफ सफल संघर्ष किए। 1754 में सफदरजंग की मृत्यु हो गई। सफदरजंग ने अपने राज्य में ऊंचे पद योग्यता के अनुसार दिए। न्याय के क्षेत्र में उसने हिंदू और मुसलमानों के प्रति भेदभाव नहीं किया। उसने कला, संस्कृति और साहित्य में रुचि ली। उसके काल में ही अवध में लखनवी तहजीब विकसित हुई। उसका पुत्र शुजा-उद-दौला शासक बना। वह भी मुगल साम्राज्य का वजीर बना, परंतु उसने पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। उसने अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर की लड़ाई में भी भाग लिया, परंतु पराजित हुआ। परिणाम स्वरूप उसे इलाहाबाद और कड़ा के जिले भारी हर्जाने के रूप में देने पड़े। 1775 में उसकी मृत्यु हो गई। बाद में 1801 में अवध के नवाब ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की और 1856 में अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। बंगाल मुगल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण प्रांत था। इसके सूबेदार की नियुक्ति दिल्ली सम्राट द्वारा होती थी। 1701 में मुर्शीद कुली खां नाम के व्यक्ति ने बंगाल की दीवानी प्राप्त कर ली थी। केंद्रीय सत्ता की कमजोरी का लाभ उठाकर उसने अपनी शक्ति का विस्तार कर लिया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसने मुर्शिदाबाद के स्थान पर ढाका को अपनी राजधानी बनाया। उसे 1770 में बंगाल का सूबेदार बनाया गया। कुछ साल बाद उसने केंद्र से उड़ीसा की दीवानी भी प्राप्त कर ली। मुर्शीद कुली खां ने न केवल केंद्रीय सत्ता से मुक्ति प्राप्त की, बल्कि उसने बंगाल में जमींदारों के विद्रोहों का दमन किया। उसके काल में 3 विद्रोह हुए। पहला विद्रोह सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद का, दूसरा सुजात खां और तीसरा नजात खां का था। तीनों विद्रोहों का दमन कर उसने बंगाल में शांति और व्यवस्था कायम की। उसकी मृत्यु 1727 में हुई। उसके पश्चात उसका दामाद सुजाउद्दीन को बंगाल और उड़ीसा का शासक बनाया गया। उसके काल में 1733 में बिहार को बंगाल के अधीन कर दिया गया। उसने 1739 तक शासन किया। उसके पश्चात उसके पुत्र सरफराज खां को शासक बनाया गया। 1740 में बिहार का डिप्टी गवर्नर अलीवर्दी खां ने उसे हटाकर स्वयं को बंगाल का शासक बनाया। उसके काल में मराठों के निरंतर आक्रमण होते रहे। 1751 में उसने मराठों को मजबूर करने पर उनको कटक, उड़ीसा का प्रदेश और 12 लाख वार्षिक चौथ के रूप में देकर संधि की। 1756 में उसकी मृत्यु हो गई और उसका नाती सिराज-उद-दौला बंगाल का शासक बना। उसने लगभग 14 महीने तक राज्य किया। जून 1757 में उसका अंग्रेजों से संघर्ष हुआ। वह पलासी के मैदान से भाग गया। बाद में उसे मार दिया गया और अंततोगत्वा अंग्रेजों को इस सत्ता संघर्ष में सफलता मिली। हैदराबाद का संस्थापक निजाम उल मुल्क आसफ जाह था, जिसने 1724 में इसकी स्थापना की थी। मूलतः उसका नाम चीन किलिच खां था। वह औरंगजेब के काल में मुगल सेना में भर्ती हुआ था। उसे 1713 में सैयद बंधुओं के प्रयासों से दक्कन का सूबेदार बना दिया गया। 1715 में सैयद हुसैन अली को दक्कन का सूबेदार बनाया गया। उसका वध होने पर चीन खिलिच खां को पुनः वहां का सूबेदार बनाया गया।
उसे निजाम उल मुल्क की उपाधि भी दी गई। 1722 से 1724 तक वह दिल्ली सम्राट का वजीर भी रहा, लेकिन दिल्ली दरबार में परस्पर मतभेद और विरोध पाकर तथा अपनी योजनाओं को साकार न होते देखकर पुनः दक्कन लौट गया। यहाँ उसने आसफ जाह वंश की स्थापना की और स्वतंत्र शासक की भांति वहाँ का राज्य संभाला। आसफ जाह की मृत्यु के पश्चात हैदराबाद राज्य भी परस्पर पारिवारिक संघर्ष और कर्नाटक के प्रश्न पर अंग्रेजों की और फ्रांसीसी कूटनीति का शिकार हो गया। अब क्रमशः नासिर जंग, मुजफ्फर जंग और सालार जंग शासक बने। यह संघर्ष और टकराव तब तक चलता रहा जब तक निजाम हैदराबाद ने 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली से सहायक संधि नहीं कर ली। कर्नाटक भी मुगलों के दक्कन सूबे का एक भाग था और वह हैदराबाद के निजाम के अंतर्गत ही था। व्यवहारिक दृष्टि से कर्नाटक का नवाब भी निजाम के प्रभाव से मुक्त होना चाहता था। मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम ने कर्नाटक का नवाब सादत उल्ला खां को नियुक्त किया था। कुछ समय बाद उसने अपने भतीजे दोस्त अली को निजाम की अनुमति के बिना यहाँ का नवाब बना दिया, परंतु वह 1740 में मराठों से युद्ध करते हुए मारा गया। उसके पुत्र सफदर अली ने मराठों से संधि कर ली, परंतु 1742 में उसका भी वध कर दिया गया। शीघ्र ही कर्नाटक की नवाबी का प्रश्न अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में सत्ता संघर्ष का मुख्य मुद्दा बन गया, जो कर्नाटक के युद्धों के रूप में प्रकट हुआ। मैसूर का राज्य दक्कन का सबसे प्रभावशाली राज्यों में से था। यह एक पठारी क्षेत्र था जिसके दोनों ओर पूर्व और पश्चिम घाट व दक्कन में कावेरी नदी सीमा रही थी। यह राज्य कृषि एवं कला के क्षेत्र में तो अद्वितीय रहा ही, वस्त्र और हस्तकलाओं में भी बहुत आगे रहा। 1565 में विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात मैसूर का राज्य वाडियार वंश के अंतर्गत हो गया। यहाँ का शासक चिक्का कृष्ण राज नाम मात्र का शासक था। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में यहाँ का शासक प्रभावहीन सा हो गया और शासन की वास्तविक बागडोर दो मंत्रियों नंजराज और देवराज के हाथों में आ गई। 1761 में हैदर अली नामक एक सेनापति ने नंजराज को हटाकर यहाँ की सत्ता हथिया ली। हैदर अली का जन्म 1721 में मैसूर के पोलर जिले में बुदिकोट नामक स्थान पर हुआ था। उसके पूर्वज एक विदेशी मुस्लिम परिवार से थे जो पहले दिल्ली में बाद में दक्कन में आकर बस गए थे। इसका पिता मैसूर राज्य की सेना में एक सैनिक अधिकारी था, जिसे मैसूर राज्य में बुदिकोट की जागीर मिल गई थी। निरक्षर होते हुए भी हैदर अली ने अपनी सैनिक प्रतिभा से मंत्री नंजराज को प्रभावित किया। हैदर अली को 1755 में डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त किया गया। बाद में उसे बेंगलोर की जागीर दी गई। शीघ्र ही उसने मैसूर राज्य का सेनापति बना दिया गया। 1761 में हैदर अली ने राज्य पर स्वयं अपना प्रभाव कायम किया और 1766 में राजा की मृत्यु पर वह मैसूर का सुल्तान बना। हैदर अली का पहला महत्वपूर्ण कार्य मैसूर राज्य की सेना का पुनर्गठन था। उसने युद्ध के दिनों में व्यक्तिगत जागीरदारों को सैनिक सहायता के स्थान पर सरकारी कोष से सेना का निर्माण किया। जागीर बांटने की प्रथा रोकी। उसने अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की। अश्व सेना की तुलना में पैदल सेना को अधिक महत्व दिया। उसने तोपखाने का निर्माण किया। युद्ध के सैनिकों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की। अतः बहुत कम समय में उसने एक सुदृढ़ सेना का निर्माण किया। उसने मैसूर राज्य की भूमि का विस्तार किया। 1761 से 64 के बीच सेनापति के रूप में अनेक प्रदेश जैसे सेद्दा, होजकोट, दोड़वेल्लापुर, चिकवलालपुर, नंदीदुर्ग, गुडिबंडा, कोडिकंडा जीते। उसने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर बेदनूर पर अधिकार किया और उसका नाम हैदर नगर रखा। साथ ही सुंडा कनारा भी जीता, जिसमें ओनूर और मंगलूर तटीय नगर थे। हैदर अली ने अपनी सेनाओं को बनाए रखने और सुव्यवस्थित रखने के लिए स्थान स्थान पर विभिन्न प्रदेशों की जनता को लूटा और प्रजा पर कर लगाए। परिणाम स्वरूप विजित प्रदेश की जनता और स्थानीय शासकों में असंतोष और प्रतिरोध हुआ, जो स्थान स्थान पर विद्रोह के रूप में प्रकट हुआ। राज्य विस्तार करते समय हैदर अली का दक्कन की दो शक्तियों मराठों और निजाम से टकराव हुआ। 1764 में पेशवा माधवराव के नेतृत्व में
मराठों के साथ संघर्ष करते हुए उसे कई बार पराजय का मुंह भी देखना पड़ा। हैदर अली ने बलाम और कुर्ग पर भी आक्रमण किया। जहां बलाम ने शीघ्रता से आत्मसमर्पण कर दिया, वहां कुर्ग से 1768 तक संघर्ष चलता रहा और अंत में हैदर अली को संधि करनी पड़ी। हैदर अली की सेनाएं बलाम दर्रे से मालाबार तट तक पहुंची। रास्ते में नायरों से संघर्ष हुआ। हैदर अली ने कालीकट जीता और समूचे मालाबार तटीय क्षेत्र में पहली बार भारी भूमि कर लगाया। यहाँ हैदर अली को 3-4 महीनों तक नायरों के साथ संघर्ष झेलना पड़ा। नायरों ने हैदर अली की सेनाओं पर आक्रमण किया और उससे कालीकट से वापस लौटना पड़ा। हैदर अली ने त्रावणकोर में भी अभियान की योजना बनाई, पर शीघ्र ही ब्रिटिश सेनाओं के पदार्पण से युद्ध की स्थिति हो गई। हैदर अली की बढ़ती हुई शक्ति से अंग्रेज सशंकित थे। अंग्रेजों और मैसूर के शासकों के बीच 4 युद्ध हुए, जिनमें प्रथम 2 युद्ध हैदर अली के साथ हुए। अंग्रेजों को डर था कि कहीं वह कर्नाटक पर अपना अस्थायी अधिकार न कर ले। अतः अंग्रेजों ने निजाम और मराठों से मिलकर हैदराबाद के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इतिहास में यह प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हैदर अली ने कूटनीति से काम लिया और स्वयं को मराठों और निजाम के टकराव से अलग रखा। अंग्रेजों ने मैसूर पर मद्रास और बम्बई, वर्तमान मुंबई, दोनों ओर से आक्रमण किया। मालाबार तटीय प्रदेश के निवासियों ने अंग्रेजों की बम्बई सेनाओं का समर्थन किया। दूसरी ओर मद्रास की ओर से अंग्रेजी सेनाओं ने मैसूर के दक्षिणी पूर्वी भाग पर कब्जा कर लिया, परंतु रसद के अभाव में अंग्रेजी सेनाओं को कठिनाई आई। हैदर अली ने परिस्थिति का लाभ उठाकर अर्काट पर आक्रमण किया और रास्ते के गांवों को नष्ट करता जलाता हुआ वह मद्रास के निकट पहुंच गया। इससे अंग्रेज घबरा गए और उन्होंने 1769 में हैदर अली से संधि की। दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश लौटा दिए और दोनों ने किसी भी अन्य राज्य के आक्रमण होने पर सहायता लेने का वादा किया। 1772 से 73 में हैदर अली ने पुनः मालाबार जीता और 1774 में कुर्ग पर भी अधिकार कर लिया। हैदर अली और अंग्रेजों के संबंध पुनः शीघ्र ही कटु हो गए। जब 1771 में मराठों के हैदर अली के विरुद्ध आक्रमण के समय अंग्रेजों ने पूर्व हुई संधि के अनुसार सहायता देने की बजाय किसी भी प्रकार की सहायता से मना कर दिया। अंग्रेजों ने हैदर अली को मराठों से उनकी संधि पहले होने की बात कही। यह सुनकर हैदर अली आग बबूला हो गया, अतः उसने अंग्रेजों के विरुद्ध दूसरे युद्ध की घोषणा कर दी। यह युद्ध 1781 से 84 के बीच हुआ। हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और अर्काट पर कब्जा कर लिया। उसने पोर्टो-नोवा पर भी आक्रमण किया। फ्रांसीसी सेनाओं की मदद से जनवरी 1782 में अंग्रेजी सेनाओं को मद्रास से भगा दिया। इसी काल में हैदर अली ने कडनूर के बंदरगाह पर कब्जा कर लिया, परंतु 6 दिसंबर 1782 में हैदर अली की बीमारी से मृत्यु हो गई। उसके पुत्र ने संघर्ष जारी रखा। उपरोक्त सफलताओं के आधार पर हैदर अली के कार्यों का विवेचन किया जा सकता है। हैदर अली एक योग्य सेनापति और प्रशासक था। वह एक साधारण सैनिक से उठकर मैसूर का सेनापति और शासक बना था। उसने मैसूर की निर्बल सेना को दक्कन की श्रेष्ठतम सेनाओं में स्थान दिलवाया था। उसने सेना में अनेक सुधार किए और यूरोपीय ढंग से उसे प्रशिक्षण दिया। हैदर अली ने एक दुर्बल विभाजित मैसूर राज्य को एक शक्तिशाली, संगठित और दक्कन में सर्वोपरि राज्य में परिणत कर दिया था। उसने दक्कन की प्रबल शक्तियों मराठा, निजाम और अंग्रेजों से टक्कर ली थी और मैसूर राज्य का विस्तार मालाबार के तटीय क्षेत्रों तक किया था। उसकी मृत्यु के समय मैसूर राज्य का क्षेत्रफल 80,000 वर्ग मील था और उसकी आय 2 करोड़ रुपए थी। हैदर अली अपने समय का एक सफल कूटनीतिज्ञ था। उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि सावधानीपूर्वक उसने अपने विरोधियों को अपने विरुद्ध संगठित न होने दिया। आंतरिक प्रशासन की दृष्टि से वह शेष शासकों से ऊपर न था। उसने मालाबार और कुर्ग के हिंदू विद्रोहों का दमन बड़े क्रूर तरीके से किया। युद्ध करते समय रास्ते के गांवों को उजाड़ा और जलाया भी। उसका भूमि कर भी अत्यधिक था।
भूमि का ठीक ढंग से वसूल हो सके, इस संदर्भ में उसने हिंदुओं को नियुक्त कर सावधानी की नीति अपनाई। व्यापारिक दृष्टि से उसने व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन और कलाओं को संरक्षण प्रदान किया। हैदर अली के पश्चात उसका पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर का शासक 1782 से 1799 में बना। वह अपने पिता की भांति अंग्रेजों का प्रबल शत्रु था। उसने युद्ध को जारी रखा, परंतु अपने पिता की भांति वह कूटनीतिज्ञ न था। उसने एक गुप्त संदेश द्वारा अपने बेदनूर के कमांडर शेख अयाज को अपने रास्ते से हटाना चाहा। उसका यह गुप्त संदेश शेख अयाज के हाथों में पड़ गया और वह अपनी जान बचाने के लिए बम्बई की अंग्रेज सेना से मिल गया और बिना विशेष संघर्ष के बेदनूर का किला 1783 में अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। परंतु बम्बई की सेना अंग्रेज सेनापति मैथ्यू के नेतृत्व में एक कमजोर सेना थी, जो किले और वहां के नागरिकों की लूट मार में लग गई। परिस्थितियों का लाभ उठाकर टीपू ने बेदनूर किले के आसपास अपनी सेनाओं का जमाव किया और कुछ इलाके जीते। जुलाई 1783 में अंग्रेजी और फ्रांसीसी सरकारों में एक संधि हो जाने से टीपू के नेतृत्व में लड़ रही फ्रांसीसी सैनिक टुकड़ी भी उसका साथ छोड़कर चली गई। मराठों के आक्रमण का भय बढ़ गया था, अतः 11 मार्च 1784 को टीपू को अंग्रेजों के साथ मंगलूर की संधि करनी पड़ी। टीपू ने कर्नाटक से और अंग्रेजों ने मालाबार तटीय क्षेत्र से अपनी अपनी सेनाएं हटा ली। दोनों ने एक दूसरे के कैदी को छोड़ने का वायदा किया। टीपू के साथ संधि होने पर भी अंग्रेज मैसूर पर आक्रमण की योजना बनाने लगे। टीपू ने भी अपने कुछ नए संबंध मुस्लिम शासकों के साथ बनाने का विचार किया। 1786 से 1787 में टीपू ने मराठों और निजाम को पराजित कर कुछ मराठा क्षेत्र पर कब्जा किया। उल्लेखनीय है कि 1787 में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपत्तनम में बादशाह की उपाधि धारण की। इस तरह उसने मैसूर के हिंदू राजा की नाम मात्र की शक्ति समाप्त कर दी। टीपू सुल्तान ने निरंकुश शासक होते हुए भी मैसूर राज्य की उन्नति के लिए कुछ सुधार कार्य किए। उसने कृषि, व्यापार, उद्योग, मुद्रा प्रणाली, नाप तौल जैसे कई क्षेत्रों में सुधार किए और सिक्के ढालने में नवीन प्रयोग किए। उसने जागीर प्रथा को समाप्त करने के प्रयास किए और संपत्ति के वंशानुगत अधिकार को कम किया। टीपू ने अपनी सहायता के लिए 2 मिशन फ्रांस भेजे, परंतु वे किसी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं कर सके। 1784 से 85 में 2 मिशन कुस्तुनतुनिया भी भेजे गए, परंतु वहां से भी कोई सहायता न मिली। इसी बीच 1786 से 1789 के दौरान नायरो, मालाबार के तटीय क्षेत्र और कुर्ग के निवासियों ने टीपू के विरुद्ध विद्रोह किए। ट्रावनकोर के राजा ने भी मालाबार तटीय क्षेत्र का दक्षिणी भाग जीत लिया। 1789 में टीपू ने ट्रावनकोर की किलेबंदी को ध्वस्त कर दिया। अंग्रेजों ने ट्रावनकोर की सहायता के बहाने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों के साथ कुर्ग, कोचीन और मालाबार तटीय क्षेत्र के निवासी भी टीपू के विरुद्ध हो गए। अंग्रेजों ने मराठों और निजाम से सहायता ली, अतः अंग्रेजों और मैसूर के बीच तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 हुआ। इसमें टीपू की पराजय हुई। परिणाम स्वरूप मार्च 1792 ईस्वी में श्रीरंगपत्तनम की संधि हुई, जिसमें टीपू को 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षति के रूप में देना और उसके 2 बेटे अंग्रेजों के पास बंधक के रूप में रखना तय हुआ, जब तक कि पूरे हर्जाने की अदायगी न हो। इसमें मराठों और निजाम को भी मैसूर के कुछ प्रदेश मिले और इस बीच अंग्रेजों ने बारामहल और डिंडीगुल व मालाबार के बड़े भाग और कुर्ग के हिस्से पर भी कब्जा कर लिया। इस तरह टीपू का लगभग आधा राज्य समाप्त हो गया। 1794 में टीपू ने युद्ध का हर्जाना दे दिया और उसके दोनों पुत्रों को छोड़ दिया गया, पर दोनों में कटुता कम न हुई। टीपू ने अपनी मदद के लिए अफगानिस्तान के शासक जमान शाह को भारत पर आक्रमण करने के लिए उत्साहित किया। जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया, परंतु सिखों के प्रबल विरोध और अफगानिस्तान के आंतरिक षड्यंत्रों के कारण शीघ्र ही वह वापस लौट गया। टीपू ने अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांस से पुनः सहायता के लिए प्रयास किए। 1793 में एक मिशन फ्रांस भेजा गया। 1795 से 96 में एक गुप्त समझौते की योजना भी रखी गई। 1797 में श्रीरंगपट्टनम में फ्रांस की तर्ज पर एक जैकोबिन क्लब की स्थापना हुई, जिसमें फ्रांस की सेना की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया गया। भाषणों में निरंकुश शासकों का अंत करने और नागरिक टीपू सुल्तान की दीर्घायु की कामना की गई।
परंतु फ्रांस से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई। अंग्रेजों ने टीपू की बढ़ती गतिविधियों और नेपोलियन के मिस्र अभियान में भारत आगमन की आशंका से मैसूर के विरुद्ध तेजी से तैयारियां शुरू कर दी। परिणाम स्वरूप भारत के अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ने जब टीपू को सहायक संधि मानने के लिए कहा तो उसने उसे अस्वीकार कर दिया। वेलेस्ली ने निजाम को साथ लेकर मैसूर के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। मैसूर पर अंग्रेजों, निजाम और मराठा की सेनाओं के द्वारा तीनों ओर से आक्रमण हुए। 28 अप्रैल 1799 को श्रीरंगपत्तनम पर कब्जा कर लिया गया। टीपू युद्ध के मैदान में लड़ता हुआ मारा गया। अंग्रेजों की इस विजय से संपूर्ण मैसूर अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। अंग्रेजों ने दिखावे के लिए वाडियार वंश के एक बच्चे को मैसूर का राजा बना दिया। टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध युद्धों से यह स्पष्ट रूप से व्यक्त हो जाता है कि वह अपने पिता की भांति योग्य, कर्मठ सैनिक और सेनापति था। उसमें सतत संघर्ष की क्षमता और दृढ़ता थी वह और अपने निश्चय का वह पक्का था। परंतु टीपू सुल्तान अपने पिता की भांति उतना दूरदर्शी व कूटनीतिज्ञ नहीं था। वह यूरोपीय जटिल राजनीति की समझ न रखता था और फ्रांस के बारे में उसके समस्त अनुमान गलत निकले। आंतरिक दृष्टि से हैदर अली के विश्वास पात्र बेदनूर के किलेदार शेख अयाज के विरुद्ध उसका गुप्त फरमान भी अनुचित था। सेना के आधुनिकीकरण में टीपू ने अपने पिता की नीति अवश्य अपनाई। उसने अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से अनुशासित और प्रशिक्षित करने का प्रयत्न किया। पैदल सेना को बंदूक दी, आधुनिक ढंग से नौसेना बनाने का यत्न किया, 2 नौका घाट बनाए। उसने फ्रांसीसियों की मदद से बंदूक व संगीत बनाने की भी योजना बनाई। टीपू ने अपने पिता की भांति प्रारंभ में महत्वपूर्ण पद योग्यता के आधार पर दिए। बाद में उसने मुस्लिम दरबारियों पर अधिक विश्वास करना प्रारंभ कर दिया। प्रमुख जिलों में प्रायः मुस्लिम व्यक्तियों की नियुक्ति होने लगी। उसने व्यापार और उद्योग को महत्व दिया। कई उद्योगों को राजकीय सहायता दी। व्यापार के लिए चीन, तुर्की, ईरान और अरब देशों से संबंध स्थापित किए। टीपू के काल में विभिन्न प्रकार के कर अत्यधिक थे। युद्ध के दिनों में सैनिक वृद्धि और युद्ध हर जाने के लिए उसने 30% तक कर बढ़ा दिया था और व्यापार में भी 7% कर की बढ़ोतरी की। बादशाह के रूप में उसने पोलीगरों, जागीरदारों की भूमि छीन ली थी। टीपू के व्यक्तित्व की एक विशेषता उसकी साहित्यिक अभिरुचि और इस क्षेत्र में उसके कार्य हैं। वह फारसी, उर्दू और कन्नड़ में धारा प्रवाह बोल सकता था। उसने एक विशालकाय पुस्तकालय भी बनवाया था। बाद में उसके पुस्तकालय की तमाम पुस्तकें कोलकाता की इंपीरियल लाइब्रेरी में भेज दी गईं। वह शिक्षा और साहित्य का प्रेमी था। टीपू एक कट्टर मुसलमान था और इस्लाम के नियमों का कठोरता से पालन करता था। तत्कालीन लेखकों और इतिहासकारों हैमिल्टन, ग्रांडफ, लिविस राइस, विलियम लोगन ने इसका विस्तृत वर्णन किया है। सरदार के एम पन्नीकर ने टीपू के लिखे पत्रों का उल्लेख किया है। धार्मिक विचारों में वह रूढ़िवादी था और उसने अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया था। कभी कभी वह हिंदू मंदिरों को भी दान देता था। बादशाह बनने के बाद उसकी नीति कठोर हो गई और उसके शासनकाल में अनेक हिंदू मंदिरों को नष्ट किया गया। कुर्ग, बेदनूर और मालाबार में हिंदुओं पर अनेक अत्याचार किए गए। कुल मिलाकर टीपू सुल्तान अपने पिता हैदर अली की भांति कुशल सैनिक और सेनापति था, परंतु दोनों में बड़ा अंतर था। हैदर अली चरित्र के मूल्यांकन में कभी भी भूल नहीं करता था, जबकि टीपू इतना सतर्क न था। हैदर अली ने मैसूर का एक दुर्बल और विभाजित राज्य पाया, परंतु टीपू ने एक शक्तिशाली राज्य पाया था। टीपू ने उसे दुर्बल ही नहीं पूर्णतः समाप्त ही कर दिया। एक ने राज्य का निर्माण किया, दूसरे ने ध्वंस किया, परंतु दोनों ही अंग्रेजों से घृणा करते थे और भारत में उनका राज्य समाप्त करना चाहते थे। केरल 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत के सुदूर दक्षिण में स्थित केरल अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा था। इनमें कालीकट, कोचिन, चिरक्कल और त्रावणकोर सबसे महत्वपूर्ण थे। त्रावणकोर राज्य राजा मार्तंड वर्मा के काल में एक प्रभावशाली राज्य बन गया था। मार्तंड वर्मा ने न केवल अपने आसपास के क्षेत्रों को जीता, बल्कि डच कंपनी के शासन का केरल से अंत कर दिया। उसने पाश्चात्य ढंग से एक शक्तिशाली सेना का निर्माण किया था, अनेक जनहितकारी नहरें और सड़कें बनवाई थी। उसने युद्धपोत निर्माण को भी बढ़ावा दिया, संस्कृत और मलयालम भाषा की उन्नति की ओर ध्यान दिया। 1763 तक अनेक
सामंती प्रदेश उसके अधीन हो गए, परंतु शीघ्र ही मैसूर के हैदर अली ने केरल प्रदेश पर आक्रमण कर दिया और कालीकट से कोचीन तक के उत्तरी केरल पर अधिकार कर लिया। मार्तंड वर्मा का उत्तराधिकारी राम वर्मा हुआ, जो साहित्य, भाषा और ललित कलाओं में बड़ा निपुण था। अंग्रेजों के साथ त्रावणकोर के संबंध 1788 से प्रारंभ हुए, जबकि 12 अगस्त को राजा का टीपू सुल्तान के विरुद्ध सुरक्षा के लिए एक समझौता हुआ। टीपू के पतन 1799 तक त्रावणकोर और अंग्रेजों के बीच समान हित बने रहे। मई 1800 में त्रावणकोर में रेजिमेंट का पद बनाया गया और पहला ब्रिटिश रेजिडेंट कर्नल कोलिन मैकॉले बना। 1805 में त्रावणकोर में सहायक संधि के अंतर्गत अंग्रेजों के प्रभाव में आ गया। राजपूताना। मुगल काल में सामान्य राजपूतों का मुगलों से निरंतर टकराव रहा था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात दिल्ली के केंद्रीय शासन की दुर्बलता का लाभ उठाकर राजपूतों ने अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास किया। राजपूतानों में इस समय प्रमुख राज्य मारवाड़, जोधपुर और आमेर जयपुर थे। मारवाड़ के शासक राजा अजीत सिंह ने मुगलों में फैली राजनीतिक अराजकता का लाभ उठाकर अपने राज्य पर अधिकार कर लिया। बाद में मुगल सम्राट बहादुर शाह ने 1708 में संधि कर उससे अच्छे संबंध स्थापित कर लिए और उसे मारवाड़ के शासक के रूप में मान्यता दी। अजीत सिंह ने जयपुर के राजा व दुर्गादास राठौर से मिलकर एक संगठन बनाया। 1714 में मुगल सेनापति हुसैन अली ने जोधपुर पर आक्रमण किए और अजीत सिंह को संधि के लिए मजबूर किया, जिसके परिणाम स्वरूप अजीत सिंह को अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखसियर से करना पड़ा। जोधपुर के राजा को सैयद बंधु ने अपनी ओर मिलाने का प्रयत्न किया और उसे अजमेर, गुजरात का सूबेदार नियुक्त कर दिया, परंतु अजीत सिंह शीघ्र ही आंतरिक षड्यंत्रों, उपद्रव और विश्वासघात का शिकार हो गया। उसको उसके ही पुत्र बख्त सिंह ने मार दिया। इस समय राजपूताने का दूसरा महत्वपूर्ण राज्य आमेर जयपुर था। यहाँ का शासक सवाई जयसिंह 1699 से 1743 था। उसने मुगल सम्राट फर्रुखसियर और सैयद बंधुओं के परस्पर झगड़ों से अपने को दूर रखने की कोशिश की। सैयद बंधुओं के विरोधियों ने जयपुर के राजा को 1721 में आमेर का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। सम्राट मोहम्मद शाह के काल में उसे गुजरात की सरकार का भी भाग भी दे दिया गया था। सवाई जयसिंह ने जयपुर नगर और किले का निर्माण किया और उसे अपनी राजधानी बनाया। भारतीय इतिहास में वह एक कुशल प्रशासक, प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ, विख्यात कानून निर्माता, समाज सुधारक और विज्ञान में विशेष रुचि रखने वाला में माना जाता है। जयसिंह ने 5 वेधशालाओं के निर्माण के साथ खगोल विद्या के अध्ययन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की। जयसिंह ने सारणियों के सेट तैयार करवाए, त्रिकोणमिति की कई प्रसिद्ध पुस्तकों के अनुवाद करवाए, यूक्लिड के ग्रंथ रेखागणित तत्व का संस्कृत में अनुवाद करवाया। जयपुर नगर का निर्माण भी वैज्ञानिक आधार पर किया गया। साथ ही जनता की भलाई के लिए अनेक कुएं, धर्मशालाएं और सड़कें बनवाई। इसी भांति कानून द्वारा कन्या के विवाह पर अत्यधिक धनराशि व्यय नहीं हो ऐसा प्रबंध किया। यद्यपि 18वीं शताब्दी में दिल्ली से सटा समस्त राजपूताना प्रदेश राजपूतों के अधीन था, परंतु मुगल सम्राटों की भांति वे भी आंतरिक षड्यंत्रों, परस्पर कलह और विश्वासघात के शिकार थे। साथ ही मराठों के हो रहे निरंतर आक्रमणों से उनकी शक्ति छिन्न हो रही थी। रुहेलखंड। यद्यपि रुहेलों का राज्य बहुत छोटा था और इनका अस्तित्व भी अल्पकाल तक रहा, परंतु 18वीं शताब्दी की सत्ता संघर्ष की राजनीति में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। मुहम्मद खान बंगस पठान ने मुगल सम्राट फर्रुखसियर 1713 से 19 और मोहम्मद शाह 1719 से 48 के काल में अलीगढ़ और कानपुर के बीच के इलाकों तथा फर्रुखाबाद के कुछ इलाकों में स्वतंत्र आधिपत्य स्थापित किया। कुछ समय बाद तक इस पठान का उक्त क्षेत्र में दबदबा रहा। बुंदेलखंड के शासक महाराणा छत्रसाल ने मराठों की मदद से 1728 में उसे बुरी तरह पराजित किया। इसी भांति नादिर शाह के आक्रमण के समय देश में अराजकता के वातावरण में अली मुहम्मद खां ने
रुहेलखंड नामक राज्य की स्थापना की। यह इलाका हिमालय की तराई में गंगा तट से कुमायूं की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। ये बहुत ही उपजाऊ प्रदेश था और इसकी राजधानी आंवला बरेली थी। रुहेलों का अवध, दिल्ली, जाटों और मराठों से निरंतर संघर्ष होता रहता था। रुहेलखंड की सीमाओं पर मराठों के आक्रमण होते रहते थे। रुहेलों का नेता हाफिज रहमत खान इनसे सावधान हो गया था। उसने 17 जून 1772 को बनारस में अवध के नवाब वजीर से एक संधि की कि मराठों के पुनः आक्रमण होने पर नवाब उनकी रक्षा करेगा और इसके बदले उसे 40 लाख रुपए मिलेंगे। मराठों ने 1773 में आक्रमण किया और अवध के नवाब वजीर ने अंग्रेजी सेना की मदद से उन्हें भगा दिया और रुहेलों से धनराशि मांगी। हाफिज रहमत खां किसी न किसी बहाने टालता रहा, अतः नवाब वजीर ने अंग्रेजों से मदद मांगी ताकि विश्वासघात की सजा दी जा सके। परिणाम स्वरूप 23 अप्रैल 1774 को मीरन कटरा का युद्ध हुआ, जिसमें हाफिज रहमत खां युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। 20,000 रुहेलों को इलाके से निकाल दिया गया और अवध के नवाब सुजाउद्दौला को रामपुर का इलाका छोड़कर शेष इलाका दे दिया गया। वस्तुतः हाफिज रहमत खां एक उदार और सहिष्णु शासक था, जिसने गैर मुस्लिमों के प्रति अच्छा व्यवहार किया। रुहेलों के प्रति अंग्रेजों की नीति की बड़ी आलोचना हुई। सिख 18वीं शताब्दी में पंजाब में सिखों का एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय और विस्तार मुगलों तथा अंग्रेजों व बाहर के आक्रमणकारियों के लिए एक चुनौती और रुकावट बना रहा। मूलतः सिख पंथ का उदय 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव के पवित्र व्यक्तिगत जीवन और वाणी से हुआ। उनके बाद सिख पंथ में 9 और गुरु हुए, जिनके काल में सिख पंथ एक धार्मिक संप्रदाय के साथ साथ एक शक्तिशाली वीर योद्धाओं का संगठन बन गया। मुगलों के साथ निरंतर टकराव से यह शीघ्र ही राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से इस संप्रदाय में एक नौ शक्ति का संचार हुआ। 1708 से 1715 में बंदा बहादुर ने मुगलों से टक्कर ली, परंतु उसको कई सौ साथियों के सहित गिरफ्तार कर लिया गया, दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया और बाद में मार दिया गया। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से समूचे पंजाब पर मुगल के अधिकारियों के अत्याचारों का दौर चलता रहा और कुछ समय में सिखों का विरोध कम हो गया। शीघ्र ही नादिर शाह और अहमद अब्दाली के निरंतर आक्रमणों से जहां मुगल सत्ता कमजोर हुई, वहां पंजाब में सिख संप्रदाय को संगठित होने का अवसर मिला। खालसा दल का निर्माण हुआ और पंजाब में 12 मिसलों का गठन हुआ। प्रत्येक मिसलदार के पास एक निश्चित भूभाग या क्षेत्र होता था। इन्हीं मिसलों में एक मिसल शुक्रचकिया थी, जिसका प्रमुख राजा रंजीत सिंह था। इसका जन्म 2 नवंबर 1780 में गुजरानवाला के प्रमुख मिसलदार महासिंह के यहाँ हुआ था। 12 वर्ष की आयु में पिता का देहांत होने पर इसे मिसलदार बनाया गया था। 1799 में इसने लाहौर नगर पर कब्जा कर लिया था। 1805 में अमृतसर भंगी मिसल छीन ली थी। इसने किसी न किसी बहाने से सतलज के पार के क्षेत्रों पर भी आक्रमण किया था। 1809 की अंग्रेजों से अमृतसर की संधि के द्वारा उसने सिस से सतलज प्रदेश पर अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार कर लिया। कुछ ही वर्षों में इसने मुल्तान, कश्मीर और पेशावर पर भी अधिकार कर लिया। इन कार्यों में इसने हरि सिंह नलवा जैसे वीर सेनापतियों का सहयोग लिया था। 1839 में इसकी मृत्यु हो गई। महाराजा रंजीत सिंह अपने युग के योग्यतम भारतीय शासकों में से एक था। वह एक महान सेनानायक, सफल प्रशासक और उदार शासक था। उसने अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से सजाया। उसने फ्रांसीसी सैनिक अधिकारियों वेंचुरा और एलॉट की सहायता ली थी। कोर्ट और गार्डनर की देखरेख में तोपखाने का निर्माण किया गया था और सैनिकों को मासिक वेतन देने की प्रथा प्रचलित की थी। उसका दरबार देसी और विदेशी व्यक्तियों से भरा था। उसके दरबार में हिंदू, मुसलमान, फारसी आदि महत्वपूर्ण पदों पर थे। फ़कीर अजीजुद्दीन उसका विदेश मंत्री था। अनेक फ्रांसीसी सैनिक अन्य महत्वपूर्ण पदों पर थे। डोगरा बंधुओं का महत्वपूर्ण स्थान था। हिंदू ऊंचे पदों पर थे। दीनानाथ उनका वित्त मंत्री था। इस दृष्टि से उसका दरबार समस्त भारत में अद्वितीय था।
कानून परंपरागत थे और सजाएं कठोर थीं। लाहौर में एक विशेष अदालत होती थी जहां पर वह स्वयं फैसले करता था। किसी भी सरकारी अधिकारी के विरुद्ध शिकायत की जा सकती थी। धर्म के मामलों में महाराजा रणजीत सिंह अत्यधिक सहिष्णु और उदार था। उसने सिख और विभिन्न समुदायों के प्रति उदार नीति अपनाई। समय समय पर मंदिरों और गुरुद्वारों को अनुदान दिए, गरीबों की सहायता की और विद्वानों को संरक्षण दिया था। कुल मिलाकर महाराजा रणजीत सिंह ने एक सुसंगठित राज्य की स्थापना की, राजनीतिक अस्थिरता और अराजकता के युद्ध को समाप्त कर दिया, परंतु उसका सुव्यवस्थित राज्य उसके राज्यकाल तक ही सीमित रहा और उसके मरते ही अगले 10 वर्षों में बिल्कुल समाप्त हो गया। वस्तुतः वह अंग्रेजों की कुटिल चालों को समझते हुए भी उन्हें अपने ढंग से सुलझा न सका। महाराजा रणजीत सिंह की विशेषता एक विशाल पंजाब राज्य की स्थापना थी, जिसकी सीमाएं उत्तर पश्चिम में दूर तक फैली हुई थीं। दूसरे, अपनी धार्मिक सहिष्णुता और उदारता के कारण वह सभी प्रकार के लोगों में सम्मान का पात्र था। असम और उत्तर पूर्व। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण राज्य अहोम, कछार, जैंतिया तथा मणिपुर थे। असम प्राचीन काल से ही पूर्वी हिमालय के लोगों का मिलन बिंदु रहा है। उपरोक्त सभी राज्यों के विभिन्न कालों में परस्पर सहयोग तथा टकराव होते रहे। सामाजिक तथा आर्थिक विकास हुआ, परंतु 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रह्मपुत्र घाटी में ब्रिटिश शासन के प्रवेश से यह संतुलन बिखर गया। असम और उत्तर पूर्व के क्षेत्र अंग्रेजों के काल में असम प्रांत के नाम से जाना जाता रहा। आज यह प्रदेश 7 महीने अर्थात अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम के नाम से अलग अलग प्रांतों में विभाजित है। इस क्षेत्र में लगभग 250 उपजातियां रहती हैं। असम और उत्तर पूर्व क्षेत्र के लोग स्वभाव से वीर, साहसी और स्वतंत्र प्रकृति के रहे हैं। यह प्रदेश चिरकाल से स्वतंत्र रहा है। पहले से ही यह प्राग ज्योतिषपुर और कामरूप के नाम से जाना जाता रहा है। पहले असुर वंश, पाल वंश, वर्मन वंश के साथ साथ सूनिया, कोच, अहोम, कछार, जैंतिया और मराण ने विभिन्न कालों में इस प्रदेश पर आधिपत्य स्थापित किया। कौटिल्य, कालिदास, वानभट्ट, कल्हण और अलबरूनी जैसे विद्वानों ने इस क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से संपर्क का वर्णन किया है। असम और अन्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र जहां भारत की सुरक्षा की दृष्टि से सदैव महत्वपूर्ण रहा, वहां उसका भारत की आर्थिक संपन्नता, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास में योगदान रहा। ब्रह्मपुत्र नदी और अतुल वन संपदा आर्थिक संपदा की द्योतक रही है। अंग्रेजों ने यहाँ की विशाल भूमि को बेकार भूमि का नाम देकर अंग्रेजों को वेस्टलैंड नेमो के अंतर्गत यह भूमि प्रायः मुफ्त दी। यहाँ पर नील की खेती को बढ़ावा दिया गया। चाय की दृष्टि से यह भारत का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक स्थान बन गया। इसके अलावा तेल, लकड़ी और अन्य खनिज पदार्थों के लिए यह समृद्धशाली प्रदेश है। सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से यह वैष्णव और शैव संप्रदायों का बड़ा केंद्र रहा है। ब्रह्म समाज ने भी यहाँ अपना प्रभाव कायम किया। अनेक उपजातियों के होते हुए भी यहाँ समरसता है। बाद में ईसाइयों ने भी यहाँ अपना प्रभाव बढ़ाया। आधुनिक काल के भारतीय दर्शन के एक प्रवक्ता राधाराव फुक्कर ने कविता में लिखा है, असमिया बंधुओं क्यों भूल गए कि चिरकाल से तुम स्वाधीन रहे हो। तुम्हारी जननी भारत माँ कभी वीर प्रसविनी रही है। प्रकृति ने स्वयं ही असम को गढ़ा है, काम्य भूमि का निर्माण किया है। असम जैसी प्रकृति और वन भूमि और कहाँ है। भगवत दत्त, बाण, कुमार भास्कर, चक्र ध्वज आदि कितने वीरों ने अपने अखंड प्रताप से सारी मेदिनी को रुपाया था और असमिया समाज को प्रधानता दिलाई थी। 18वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र में अनेक आक्रमण होते रहे, परंतु सफलता नहीं मिली। ऐबक के सरदार बख्तियार खिलजी 1206 से औरंगजेब के काल तक लगभग 18 बार उन्हें परास्त किया गया। बड़फुकन जैसे विजेताओं ने 1670 में मुगलों को पराजित किया। असमी एक बहुत वीर कौम थी जिसने एक लंबे समय तक विदेशी आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया। यहाँ पर लंबे समय तक अहोम शासकों का प्रभुत्व रहा। रुद्रा सिंगा 1794 से 1714
को पूर्वी भारत का शिवाजी माना जाता है। महाराजा शिव सिंह 1714 से 1744 शांत स्वभाव का था, अतः वह पूर्व भारत को पूर्णतः मुक्त न कर सका। सर्वप्रथम असम में अंग्रेजों का प्रवेश 1792 में हुआ। असम तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र की ओर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने विशेष ध्यान दिया। उसने 1792 में कैप्टन वेल्स को इस क्षेत्र की भौगोलिक रचना, आर्थिक संसाधन तथा व्यापारिक संभावनाओं की जानकारी के लिए भेजा। अपने ही सरदारों के झगड़े से मुक्ति पाने के लिए अहोम राजा ने अपनी सहायता के लिए ब्रह्मदेश से सेना बुलाई। बर्मा ने सहायता की, बाद में असम पर अत्याचार किए और 1824 में अंग्रेजों से मदद ली। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक यहाँ पर अहोम शासकों का प्रभुत्व रहा। अंग्रेजों ने इस ओर विशेष ध्यान 1824 से दिया। 1826 में वर्मा के साथ प्रथम युद्ध के बाद यांगदाबू की संधि से मणिपुर में एक स्वतंत्र राज्य को स्वीकार किया गया। वहाँ के समुद्र तटों पर अंग्रेजों का प्रभाव स्थापित हो गया और असम, कछार और जैंतिया अंग्रेजों के अधिकार में आ गए। मणिपुर में 1885 में सीधे अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित हो गया। वस्तुतः महाभारत काल से स्वतंत्र असम आपस की फूट के कारण अंग्रेजों के हाथों में चला गया। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी की उत्तर पूर्व सीमा सुरक्षित हो गई। बाद में 1824 से 74 तक यह क्षेत्र बंगाल का भाग रहा। 1774 से 1905 तक यह एक चीफ कमिश्नर के अधीन रहा और 1905 में बंग भंग होने पर पूर्वी बंगाल से 1912 तक जुड़ा रहा। 1912 से 1921 तक पुनः चीफ कमिश्नर के अधीन रहा और 1921 से 1947 तक एक गवर्नर के अधीन रहा। दिल्ली के इर्द गिर्द के इलाके। दिल्ली के चारों ओर के क्षेत्रों में आगरा व मथुरा में जाटों का प्रभाव था। राजधानी के निकट होने के कारण मुगल अत्याचारों का सर्वाधिक प्रहार इन पर होता था, अतः समय समय पर जाट किसानों ने मुगल साम्राज्य का विरोध किया। इससे पूर्व 1669 और 1688 में मुगलों द्वारा इनके विद्रोहों का दमन किया गया था, परंतु जाट सतत संघर्ष करते रहे। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जाट किसानों में अशांति और भी अधिक तीव्र हो गई। दिल्ली के निकट 1715 में भरतपुर में एक जाट राज्य की भी स्थापना हुई। इसकी स्थापना चूड़ामन और उसके भतीजे बदन सिंह ने की थी। थीम नामक स्थान पर एक मजबूत किले का निर्माण किया गया था। बदन सिंह के दत्तक पुत्र सूरजमल 1756 से 1763 के शासनकाल में यह राज्य बहुत शक्तिशाली हो गया था। वह एक योग्य शासक, विजेता और राजनीतिज्ञ था। उसने अपने राज्य का विस्तार पूर्व में गंगा से लेकर दक्षिण में चंबल तक और पश्चिम में आगरा सूबे से उत्तर में दिल्ली के सूबे तक फैलाया था। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय राजा सूरजमल ने मराठा सेनापति सदाशिव राव को खुले मैदान में न लड़कर गोरिल्ला युद्ध की सलाह दी थी। न मानने पर वह रण के मैदान से हट गया। 1763 में राजा सूरजमल की मृत्यु हो गई। उसके मरते ही जाट राज्य का पतन होने लगा और शीघ्र ही वह छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। नादिर शाह के आक्रमण। मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह का आक्रमण मुगल साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, जिसने मुगल साम्राज्य की नींव को जर्जरित कर दिया। नादिर कुली का जन्म 1688 में तुर्कमान वंश के एक गरीब परिवार में हुआ था। उसका पिता एक गड़रिया था जो भेड़ों की ऊन से टोपियां बनाता था। नादिर कुली एक साहसी और महत्वाकांक्षी तुर्क था। प्रारंभ में उसने कुछ मामूली सरदारों के यहाँ नौकरी की, बाद में वह डाके भी डालने लगा, परंतु उसने फारस से अफगानों को निकालने में भी मदद की। फारस का राजा उससे इतना अधिक प्रसन्न हुआ कि अपने राज्य का कुछ भाग उसे दे दिया। 1736 में सफीवी वंश के अंतिम सम्राट के मर जाने पर वह नादिर शाह की उपाधि धारण कर फारस का शासक बन गया। शासक बनते ही उसने अपने राज्य का विस्तार किया। मार्च 1738 में उसने कंधार पर अधिकार कर लिया। उसने भारत पर भी दृष्टि डाली। भगोड़े अफगानों को पनाह देने के विरोध में उसने एक दूत दिल्ली भेजा, जिसकी जलालाबाद में मुगल सैनिकों ने हत्या कर दी। नादिर शाह इससे बड़ा कुपित हुआ। वस्तुतः वह भारत की राजनीतिक स्थिति से परिचित था।
वह भारत की अपार संपत्ति के लिए भी लालायित था। वह दिल्ली के शासक की अयोग्यता, दरबार की परस्पर फूट एवं साम्राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार और सैनिक कमजोरियों से अवगत था। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह से अपने राज्य में विद्रोही अफगानों को शरण न देने को लिए कहा, पर मोहम्मद शाह ने इसकी कोई परवाह नहीं की। अतः नादिर शाह ने द्रुत गति से अफगानिस्तान पर आक्रमण करके उसे जीत लिया और सेनाएं शीघ्र ही पंजाब तक पहुंच गईं। पेशावर और लाहौर पर अधिकार कर वह दिल्ली की ओर बढ़ा। नादिर शाह के इस आक्रमण से मुगल सम्राट मोहम्मद शाह घबरा गया। एक विशाल सेना निजामुल मुल्क खान दौरान और कमरुद्दीन को लेकर वह करनाल पहुंचा। 24 फरवरी 1339 में दोनों सेनाओं के बीच करनाल में युद्ध हुआ। सआदत खां की सेनाएं भी मुगलों से आ मिली। करनाल का युद्ध केवल 3 घंटे चला। इस युद्ध के दौरान युद्ध में खान मारा गया और सआदत खां कैद कर लिया गया। निजामुल मुल्क ने शांति दूत का कार्य किया। उसने शांति वार्ता में यह तय किया कि वह मुगल सम्राट नादिर शाह को 50 लाख रुपए देगा, जिसमें 20 लाख रुपए की राशि का तुरंत भुगतान करेगा। लेकिन परस्पर की गुटबंदी और द्वेष के कारण सआदत खान ने नादिर खां से भेंट की और उसे उकसाया कि यदि नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण करें तो उसे 20 लाख की बजाय 20 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। सुझाव को उचित मानकर नादिर शाह दिल्ली की ओर चला और 20 मार्च 1739 को वह दिल्ली पहुंच गया, जहां उसके नाम का खुतबा पढ़ा गया और सिक्के भी जारी किए गए। एक प्रकार से मुगल साम्राज्य नष्ट हो गया, लेकिन 2 दिन बाद ही दिल्ली में यह अफवाह फैली कि नादिर शाह की मृत्यु हो गई, जिससे विद्रोह हो गया और नादिर शाह के बहुत से सैनिक मार दिए गए। नादिर शाह को जब यह पता चला तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने सामूहिक नरसंहार की आज्ञा दे दी। लगभग 5 घंटे तक भयंकर नरसंहार और लूटमार होती रही। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 30,000 व्यक्ति हताहत हुए। इसके बाद नादिर शाह दिल्ली में 2 महीने ठहरा और फिर फारस वापस लौट गया। इसी बीच उसने अमीरों और सामान्य जनता को कष्ट दिए। सआदत खां को 20 करोड़ रुपए एकत्रित करके नहीं देने पर कठोर यातनाएं दी गई और अंततः उसे जहर देकर मार दिया गया। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्त ताउस तथा कोहिनूर हीरा लेकर वापस लौटा। मोहम्मद शाह को पुनः दिल्ली का सम्राट बना दिया। नादिर शाह के इस आक्रमण से मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को भारी धक्का लगा। सिंध के पार का प्रदेश मुगलों के हाथ से जाता रहा। धन जन की अपार हानि हुई। मुगल सेना की कमजोरी शीघ्र ही मराठों और विदेशी कंपनियों की निगाह में आ गई। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण। भारत पर आक्रमण के बाद नादिर शाह की क्रूरता और खून खराबे से ईरान की जनता का विश्वास उससे हट गया और ईरान के सैनिकों ने उसको मारने का षड्यंत्र किया। 1747 में नादिर शाह का वध कर दिया गया। अब्दाली पहले कंधार का स्वतंत्र शासक बना और तत्पश्चात उसने काबुल जीत लिया। अफगानों ने उसे नेता के रूप में स्वीकार किया और उसकी सेना में भाग लिया। अफगानिस्तान पर कब्जा कर उसने भी भारत की ओर दृष्टि डाली। भारत पर बार बार आक्रमण करना, लूटमार करना और वापस लौटना उसका काम बन गया। उसने पश्चिम पंजाब पर नादिर शाह के उत्तराधिकारी के रूप में अपना अधिकार बताया। 1748 में उसने पंजाब में पहला आक्रमण किया। 1749 में पुनः आक्रमण कर पंजाब के गवर्नर मुइनुल मुल्क को परास्त किया और 14,000 रुपये वार्षिक कर लेकर लौटा। 1752 में पंजाब पर तीसरा आक्रमण किया तथा पंजाब और सिंध प्रदेश पर कब्जा कर लिया। 1765 में वह चौथी बार आक्रमण करते हुए दिल्ली तक बढ़ गया और मथुरा व आगरा में लूटमार की। वापस लौटते समय वह भारत के आलमगीर द्वितीय के सरदार इमादुल मुल्क को वजीर बना गया। इसके साथ ही रुहेल सरदार नजीबुद्दौला को मीर बख्शी और अपना प्रतिनिधि बनाया। पानीपत की तीसरी लड़ाई के अतिरिक्त 1767 तक अब्दाली ने भारत की कमजोरी का लाभ उठाकर बार बार आक्रमण किए। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के निरंतर आक्रमण से भारत की पहले से जर्जरित अवस्था और खराब हो गई। सैनिक दुर्बलता और आर्थिक रिक्तता भी काफ़ी बढ़ी, अतः स्वाभाविक रूप से इस स्थिति ने अन्य शक्तियों को आक्रमण के लिए प्रेरित किया। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में उसका महत्व। मराठों ने इससे पूर्व रुहेल प्रदेश के नजीबुद्दौला और अवध के शुजाउद्दौला को पराजित किया था। वे अपनी हार को शीघ्र नहीं भूले।
अहमद शाह अब्दाली ने इन दोनों से समझौता कर लिया था। साथ ही अब्दाली लाहौर से अपने पुत्र के भगाए जाने से नाराज था, अतः उसने भारत पर एक विशाल सेना लेकर आक्रमण किया। 1759 में उसने पंजाब पर आक्रमण कर वहां से मराठों को भगा दिया और शीघ्र दिल्ली के निकट तक पहुंच गए। पेशवा बाजीराव ने अपने चचेरे भाई सदाशिवभाव और अपने नाबालिग पुत्र विश्वासराव के नेतृत्व में एक सेना भेजी। इस मराठा सेना ने 22 अगस्त 1760 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। भरतपुर के प्रसिद्ध जाट शासक सूरजमल ने गुरिल्ला युद्ध करने का सुझाव दिया, पर सदाशिवभाव ने स्वीकार नहीं किया। 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली के साथ भयंकर युद्ध हुआ। प्रारंभ में मराठों को सफलता मिली, परंतु अंत में उनकी पराजय हुई। मराठों को भयंकर विनाश लीला देखनी पड़ी। मराठा सेनापति सदाशिवभाव व विश्वासराव इस युद्ध में मारे गए। होलकर मैदान छोड़कर भरतपुर चला गया। सिंधिया ने पांव घायल होने के कारण मैदान छोड़ दिया। मराठों के लगभग 28,000 सैनिक मारे। अनेक सैनिक वापस महाराष्ट्र नहीं लौटे, वहीं आसपास बस गए। स्वयं पेशवा एक विशाल सेना लेकर चला, परंतु वह नर्मदा तक पहुंचा था कि रास्ते में उसे महाविनाश का समाचार मिला। एक पत्र में लिखा था, 2 मोती विश्वासराव और सदाशिव टूट गए हैं, सोने की मोहरें यानी मराठा सरदार खो गई हैं। और चांदी तांबे छोटे सरकार और सैनिक की हानि का अनुमान ही नहीं हो सकता। इस भयंकर दुख को पेशवा झेल न सका और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। आज उन हजारों सैनिकों की स्मृति में पानीपत के निकट पानीपत के तीनों युद्धों का एक स्मारक बना हुआ है। इस युद्ध में पेशवा की पराजय का मुख्य कारण सैन्य दोष, भारतीय राजा एवं सरदारों में एकता की कमी, अहमद शाह अब्दाली की जहां कुछ देशद्रोही शासकों ने मदद की, मराठे इस युद्ध में अकेले पड़ गए। मराठा सरदार परस्पर सहयोग से नहीं लड़े और भारतीय शासकों ने उनकी कोई मदद नहीं की। मराठों ने अनेक लोगों को पहले ही नाराज किया हुआ था। राजपूताना, पंजाब अथवा दिल्ली के आसपास के जाटों का सहयोग भी वे प्राप्त नहीं कर सके। इसके साथ ही मराठा सेना अनुशासन, संख्या, प्रशिक्षण में भी पीछे थी। कुछ भी हो, पानीपत की तीसरी लड़ाई एक निर्णायक लड़ाई थी। औरंगजेब के पश्चात मुगल शक्ति के पतन पर मराठा एक नौ शक्ति के रूप में उभर रहे थे, परंतु इस पराजय से मराठा संघ बिखर गया। सबसे बड़ी बात यह हुई कि भारत में ब्रिटिश सत्ता का मार्ग सुलभ हो गया। पानीपत के तीसरे युद्ध को तत्कालीन भारत का दर्पण कहा जा सकता है, जिसमें जहां एक ओर भारतीय सैनिकों की दुर्बलता और राष्ट्रीय भावना की कमी झलकती है, वहीं ऐसी शक्तियों का पर्दाफाश होता है जो विदेशी आक्रमणकारियों से समझौता कर रही थी और उनके आगमन के लिए उत्सुक थी। मुगल साम्राज्य तो अब एक बड़े नाम की छाया मात्र रह गया था। पानीपत का युद्ध एक घमासान युद्ध था। अभ्यास प्रश्न, 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति की चर्चा कीजिए। देश की राजनीतिक स्थितियों का तत्कालीन आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा। दूसरा प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में भारत की सामाजिक और धार्मिक स्थिति का वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न है, भारत में 18वीं शताब्दी में अर्ध स्वतंत्र सूबों के अभ्युदय के कारणों की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। चौथा, प्रथम 3 पेशवाओं के अधीन मराठा शक्ति के विकास का वर्णन कीजिए। पाँचवा, मुगल दरबार में दरबारी वर्ग के संगठन का वर्णन कीजिए। क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि मुगल दरबार का विभाजित दरबारी वर्ग मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी था। टीपू सुल्तान के नेतृत्व के गुणों का मूल्यांकन कीजिए। 18वीं शताब्दी में सिखों का एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में किस प्रकार उदय हुआ। अठारहवीं शताब्दी में उत्तर पूर्व भारत की राजनीतिक परिस्थितियों पर विचार प्रकट कीजिए। 18वीं शताब्दी में दिल्ली एवं उसके आसपास की राजनीतिक दशा का वर्णन कीजिए। मुगल शक्ति के सीमित होने के क्या कारण थे। आमेर के राजपूत शासक सवाई जयसिंह की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। हैदराबाद के निजाम, अवध नवाब शुजाउद्दौला, राजा सूरजमल, बाजीराव प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, हैदर अली परियोजना कार्य 1750 के भारत के प्रमुख राज्य को मानचित्र में दिखाइए। धन्यवाद।